हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यह समझेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। हमारे पास यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, तो इसके लिए हम समीकरण से समझेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे दो पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और यही पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अब उत्पाद क्या होता है, तो इन अभिकारकों की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं और यही जल इस अभिक्रिया का उत्पाद कहलाता है। तो ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जो समीकरण है वो संतुलित क्यों होना चाहिए, हम यह भी समझ लेते हैं। तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इसीलिए जो भी समीकरण होता है वो संतुलित ही होता है, बस वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। हमारे पास यहाँ पर एक असंतुलित समीकरण है, इसे हमें संतुलित करना है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कोई सा भी समीकरण संतुलित होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस अभिक्रिया के अभिकारक है और ये जो जल बना है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं और यही जल इस अभिक्रिया का उत्पाद होगा। संतुलित समीकरण में होता क्या है कि अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है अभिकारक में और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी 2 है। अब हम उत्पाद में देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या वो 1 है और अभिकारक में 2 है। तो हम यहाँ पर उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 करेंगे, तो अब यहाँ पर हम 2 नहीं लगा सकते क्योंकि जल का सूत्र H2 होता है, इसलिए हम 2 यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो 2 है ये ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को दर्शाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 हो गई। लेकिन ये जो 2 है ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कैसे कम करेंगे, ये 2 और इस 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो उत्पाद में हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो 4 है, लेकिन अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। अब इसे भी हमें 4 करना है, तो यहाँ हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है वो H2 होता है, मैं H4 नहीं कर सकता, इसलिए मैं 2 यहाँ पर लगा दूंगा। तो अब यहाँ पर 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पे भी 4 हो गई और यहाँ पे भी 4 हो गई। अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है और यहाँ उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। इस प्रकार यह एक संतुलित समीकरण है। इसे हम यहाँ पर सिंबल के साथ समझ लेते। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या अभिकारक में 4, तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4, अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2, उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2, टोटल हो गई हमारे पास परमाणु संख्या 6 और उत्पाद में भी टोटल परमाणु संख्या 6। मतलब अभिकारक की परमाणु संख्या भी 6 है और उत्पाद की परमाणु संख्या भी 6 है। इस प्रकार यह एक संतुलित समीकरण हो गया। इस समीकरण में अभिकारक मतलब बाएं तरफ हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, और उत्पाद मतलब दाएं तरफ हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और उत्पाद दाएं तरफ भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें उस तत्व की संयोजकता ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पर जो ऑक्सीजन की संयोजकता है वो 2 है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। मतलब ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर सकता है, मतलब रासायनिक बंध
बना सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि संयोजकता क्या होती है। अब हमारे पास यहाँ पर संयोजकता है, मतलब संयोजकता किसे कहते हैं, तो किसी तत्व की वह क्षमता जिसके द्वारा एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक बंध बनाता है। यह किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है, जिसे संयोजकता कहा जाता है। अर्थात किसी तत्व की संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमें सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होना चाहिए, और यह संख्या हमें उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता होगी। मतलब हमें संयोजकता ज्ञात करने के लिए उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना होगा। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा और उपकक्षा में स्थित है। परमाणु संख्या के आधार पर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक संरचना उस तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को दर्शाता है। इसे बोर-बरी योजना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें 2n² सूत्र का उपयोग करके प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित की जाती है, जहां n कक्षा की संख्या है। अब हम इस फार्मूले से उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे, और यहाँ n का मतलब होता है कक्षा। इसके अनुसार हमें यह ज्ञात होगा कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार हम विभिन्न कक्षाओं में निश्चित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने से पहले हमें उस तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परमाणु संख्या क्या होती है। तो परमाणु संख्या, जिसे एटॉमिक नंबर बोला जाता है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या होती है। यह संख्या किसी तत्व की पहचान होती है, क्योंकि हर तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। परमाणु संख्या को Z से दर्शाया जाता है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन भारी होने के कारण परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हल्के होते हैं, और ये हल्के होने के कारण इस नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं अपनी ऊर्जा के अनुसार। इसे भी हम आगे समझेंगे। दूसरा पॉइंट है मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे बनता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया परमाणु संख्या। अब दूसरा हम पॉइंट समझेंगे कक्षाएं, कि कक्षाएं क्या होती है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, जिन्हें कक्षा या कोश कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो नगण्य होता है, मतलब द्रव्यमान 0 के बराबर माना गया है। इसलिए हल्के होने के कारण यह इस नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और एक निश्चित ऊर्जा लेकर। अब वो निश्चित ऊर्जा क्या होती है, अब हम यह समझ लेते हैं। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉन वितरण। इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में कक्षाओं में भरा जाता है। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पर K का मतलब पहली कक्षा, L का मतलब होता है दूसरी कक्षा, M का मतलब तीसरी कक्षा और N का मतलब चौथी कक्षा। और पहली कक्षा के लिए हम N के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर N के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तीसरी कक्षा में हम N के प्लेस पे 3 पुट करेंगे और चौथी कक्षा में N के प्लेस पर हम 4 पुट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन वितरण का ज्ञात करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 2n², और जहां n एक कक्षा की संख्या होती है। और चौथा पॉइंट होता है अष्टक नियम। अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और यह अष्टक नियम का पालन करता है। यदि अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे अगली कक्षा में चले जाते हैं। अब इस चारों नियम के अनुसार हम उस तत्व की संयोजकता ज्ञात कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कैल्शियम तत्व की संयोजकता।
और कैल्शियम की संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करना होगा, और इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना होगा, और इलेक्ट्रॉनों का वितरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2n²। यहाँ पर n का मतलब होता है कक्षाओं की संख्या। मतलब यदि हम पहली कक्षा की बात करें तो यहाँ पर हम n के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे 2 आएगा। इसका मतलब है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बात करेंगे हम दूसरी कक्षा की, तो यहाँ पर हम n के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बात करेंगे हम तीसरी कक्षा की, तो यहाँ पर n के प्लेस पर हम 3 पुट कर देंगे, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 का हम जब 2 के साथ गुणा करेंगे तो 18 आएगा। इसका मतलब है कि तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसी प्रकार चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम इस प्रकार इस फार्मूले से इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर सकते हैं विभिन्न कक्षाओं में। अब यहाँ पर हम कैल्शियम की संयोजकता ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमें कैल्शियम की परमाणु संख्या ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। परमाणु संख्या हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। अर्थात जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा के साथ कक्षाओं में घूमते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पहली कक्षा की, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 1 और 2। अब बात करेंगे हम दूसरी कक्षा की, तो दूसरी कक्षा में यहाँ पर होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब बात करेंगे हम तीसरी कक्षा की, तो यहाँ पर तीसरी कक्षा में होने चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर 2 कक्षाओं में कुल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 8, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। और अब इसके पास 20 में से बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए और 10 इलेक्ट्रॉन बचे। और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 18, लेकिन बचे इसके पास 10। तो यह क्या करता है? पुनः अपना अष्टक कंप्लीट करता है, मतलब तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं। तो हम यहाँ पर पूरा अष्टक कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास चौथी कक्षा आएगी, और चौथी कक्षा में यहाँ पर बचे मतलब 20 इलेक्ट्रॉन थे कैल्शियम के पास, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 1 और 2। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाता है। मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8 और दूसरी में 2। अब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास से ज्ञात कर सकते हैं कैल्शियम की संयोजकता, क्योंकि संयोजकता क्या होती है हम ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है। यह किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। मतलब संयोजकता को कैसे निर्धारित किया जाता है हम ये समझ लेते हैं। इस कैल्शियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 और 2। अब इसे पुनः अष्टक कंप्लीट करना है अपना, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके बाद 8 आए, फिर वापस 8 आ गए। अब हम वापस 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, क्योंकि 8 के बाद हम 2 इलेक्ट्रॉन पे नहीं जा सकते। मतलब 8 के बाद या तो फिर वापस 8 होना चाहिए, या तो फिर 18 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए कक्षा में जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन, और हमें क्या पूर्ण करना? अष्टक पूर्ण करना। इसलिए इस बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। तो इसके लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 6 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तब जाकर ये अष्टक कंप्लीट होगा। लेकिन किसी तत्व में इतनी क्षमता नहीं है कि हाँ इसे 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, और इसमें भी इतनी क्षमता नहीं कि 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। इसलिए क्या करता है? अपना अष्टक पूर्ण कंप्लीट करने के लिए, मतलब तीसरी कक्षा को पूर्ण कर लेता है, इसलिए बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो बाहरी कोश में, मतलब सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या ग्रहण करना ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, इसलिए कैल्शियम की संयोजकता हो जाएगी 2। यदि यह अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता, तो वही उस तत्व के मतलब कैल्शियम की क्या हो जाती? संयोजकता हो जाती। और इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, क्योंकि यह अपने अक्रिय गैस मतलब अपने अष्टक को पूर्ण करता है।
और इसका अष्टक तीसरी कक्षा में पूर्ण हो गया था, इसलिए चौथी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसका त्याग कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम कुछ और तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करते हैं, मतलब संयोजकता ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ और तत्वों की संयोजकता ज्ञात कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसी तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सोडियम की। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन संरचना बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पहली कक्षा की। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब बात करेंगे हम दूसरी कक्षा की, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब इसके पास कुल हो गए इलेक्ट्रॉन 10 और इसके पास बचा है केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम तीसरी कक्षा में अब हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा हमारे पास 2 8 और 1। अब इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन किसी तत्व में इतनी क्षमता नहीं है कि इसे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, इसलिए यह क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, क्योंकि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या ग्रहण करना ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगी। इसी प्रकार हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या यहाँ पर 12 होती है। तो पहली कक्षा में हो जाएंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो इसमें हम ले लेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पर ले लिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कुल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर तीसरी कक्षा में ले लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 8 और 2। अब हमें मैग्नीशियम की संयोजकता ज्ञात करनी है। तो इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसे भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए और 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी तत्व से ले ही नहीं सकता, क्योंकि किसी तत्व में इतनी क्षमता नहीं है कि इसे 6 इलेक्ट्रॉन दे दे और ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। इसलिए यह क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता हो जाएगी 2। इसी प्रकार हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या होती है 13। तो पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, दूसरी कक्षा में हमारे पास आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब बात करेंगे हम तीसरी कक्षा की, तो इसके पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली में 2 आ गए और दूसरी में 8 आ गए, टोटल हो गए 10। अब इसके पास कुल है 13, तो 10 आगे बचे 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम तीसरी कक्षा में ले लेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। इस प्रकार एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 8 और 3। अब इसे भी अष्टक पूर्ण करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 5 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, क्योंकि इसमें इतनी क्षमता नहीं है और किसी तत्व में इतनी क्षमता नहीं कि इसे 5 इलेक्ट्रॉन दे दे। इसलिए क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इसलिए एल्यूमिनियम की संयोजकता हो जाएगी 3। इस प्रकार हम बात करेंगे अब फ्लोरीन की। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। तो पहली कक्षा की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। अब दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरी में होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, बचे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 पहली कक्षा में आ गए। तो दूसरी कक्षा में आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 और 7। अब इसे बाहरी कोश में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए कि अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए फ्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी 1। तो यहाँ पर संयोजकता आ जाएगी 1। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होती है 8। अब पहली कक्षा में हम ले लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 2। और दूसरी कक्षा में अब इसके पास यहाँ पर कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली कक्षा में 2 आ गए और टोटल 8 है, तो 2 आ गए तो बचे 6। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 और 6। अब इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर लेगा। तो ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगी 2, क्योंकि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना या त्यागना ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब हम एक और तत्व की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु संख्या, दोनों एक ही है। परमाणु संख्या 7 है। तो पहली कक्षा में आ जाएंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब दूसरी कक्षा में बात करते हैं, तो ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और कुल परमाणु संख्या इसके 7 है, तो इसके पास बचे 5। तो बाहरी कोश मतलब दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 और 5। अब इसे भी अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए यह 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगी 3। अर्थात बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या ग्रहण करना उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और हम इसी संयोजकता के आधार पर समीकरण को संतुलित करेंगे। किसी तत्व के बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, जिसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन के बाहरी कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन का लेना या देना उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इसलिए वह धन आयन कहलाती है, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसलिए वह ऋण आयन कहलाती है। अब हम यह समझेंगे कि संयोजकता का उपयोग कर किस प्रकार सूत्र लिखा जाता है। तो आइए इसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सोडियम है Na, इसकी संयोजकता 1 होती है, और ऑक्सीजन है, इसकी संयोजकता 2 होगी। अब हम सूत्र लिखेंगे, तो जो ऑक्सीजन की संयोजकता है 2, वो सोडियम के साथ लिखी जाएगी, और जो सोडियम की संयोजकता है 1, वो ऑक्सीजन के साथ लिखी जाएगी। मतलब इन्हें क्रॉस में लिखा जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा Na2O1। यहाँ पर 2 है, वो ऑक्सीजन की संयोजकता दर्शाएगा, और 1 सोडियम की संयोजकता। तो यहाँ पर 1 का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसका सूत्र होता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ये दर्शाता है कि ऑक्सीजन की 2 संयोजकता है और सोडियम की 1 संयोजकता है। और दूसरी चीज, इसमें जो धातु होता है उसे पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में। सोडियम धातु है, इसलिए सोडियम को आगे लिखा जाएगा, और ऑक्सीजन अधातु है, इसलिए ऑक्सीजन को बाद में लिखा जाता है। और अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 होती है। तो यहाँ पर अब हम इसे क्रॉस में लिखेंगे, तो ऑक्सीजन की संयोजकता मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीशियम की संयोजकता ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा Mg2O2। अब दोनों की संयोजकता समान है, इसलिए ये 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब दोनों की संयोजकता समान हो तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती, या तो ये क्रॉस हो जाती है, तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा MgO। इसी प्रकार हमारे पास एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2। ऑक्सीजन की संयोजकता जो 2 है वो एल्यूमिनियम के साथ, और एल्यूमिनियम की संयोजकता ऑक्सीजन के साथ क्रॉस में लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा Al2O3। यह सूत्र हो जाएगा। ये 2 दर्शाता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, और यह 3 दर्शाता है कि ऑक्सीजन एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है। और धातु को पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में लिखा जाता है। इस प्रकार सूत्र लिखने का नियम है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समीकरण को संतुलित करेंगे। अब हमारे पास प्रश्न है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। इस प्रश्न में टोटल 4 प्रश्न है, जिन्हें हमें समीकरण के रूप में लिखना है और फिर संतुलित करना है। तो हमारे पास प्रश्न है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इसे हमें समीकरण के रूप में लिखना है और फिर संतुलित करना है। तो किसी भी समीकरण को सूत्र में लिखना हो या फिर उसे संतुलित करना हो, उसके लिए हमें उन तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संकेत होता है N, और नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3। यहाँ पर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत होता है H, और हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1। अब हम इस संयोजकता के आधार पर इस प्रश्न को मतलब इस कथन को हम समीकरण के रूप में लिखेंगे।
तो यहाँ पर है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, मतलब नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का सूत्र हो जाएगा N2, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर N2 प्लस में हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है तो यहाँ हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं तो यहाँ पर अमोनिया का फार्मूला हो जाएगा NH3। अब ये जो 3 है ये दर्शाता है कि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, मतलब यहाँ पे इस नाइट्रोजन की संयोजकता 3 के कारण यहाँ पर 3 आया, मतलब नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर सकता है। और हाइड्रोजन की जो संयोजकता है 1, वो यहाँ पर लिखी गई है 1, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता इसलिए यहाँ पर 1 है। अब ये जो समीकरण है ये असंतुलित समीकरण है क्योंकि ये अभिकारक कहलाते हैं और यह उत्पाद कहलाता है, और अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या यहाँ पर बराबर नहीं है इसलिए असंतुलित समीकरण है। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या वो 2 है और उत्पाद में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। अब इसे हमें संतुलित करना है तो यहाँ पर मैं एक और समीकरण लिख लेता हूँ जिससे आपको संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण में डिफरेंट पता चल सके। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2 और उत्पाद में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। अब इसे हमें संतुलित करना है तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा जिससे नाइट्रोजन की परमाणु संख्या भी यहाँ पर 2 हो जाएगी, और अभिकारक में तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या पहले से ही 2 है। अब लेकिन ये जो 2 है ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कैसे निकाली जाती है, यहाँ 2 से 3 का गुणा किया जाता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 6 आ जाएगी। 2 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन की परमाणु संख्या निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 6 हो गई और अभिकारक में हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या वो 2 है। अब इसे भी हमें 6 करना है तभी यहाँ समीकरण संतुलित होगा। तो मैं यहाँ पर 3 लगा दूंगा, मतलब 3 लिख दूंगा। तो अब ये समीकरण संतुलित बन गया है क्योंकि ये जो 3 है ये हम इसका 2 के साथ गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा और हाइड्रोजन की यहाँ पर परमाणु संख्या 6 हो जाएगी, और उत्पाद में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 6 है और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या उत्पाद में भी 2 हो गए और अभिकारक में भी नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2 हो गए। इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हो गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो हमारे पास प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हमारे पास यहाँ पर यह कथन दिया गया है, इसे हमें पहले समीकरण के रूप में लिखना है और फिर संतुलित करना है। तो पहले हम इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हाइड्रोजन की संयोजकता 1। यहाँ सल्फाइड ये सल्फर होता है, जब यह तत्व के रूप में रहता है तो सल्फर पढ़ा जाता है और जब किसी तत्व के साथ यौगिक के रूप में जुड़ा रहता है तो सल्फाइड पढ़ा जाता है। और सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है और सल्फर की संयोजकता 2 होती है और सल्फर का संकेत S होता है। अब यहाँ पर आप कथन में पढ़ोगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, मतलब वायु की उपस्थिति में, और वायु की उपस्थिति का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है। तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर संकेत होता है O और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। अब इस संयोजकता के आधार पर हम इस कथन को समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, अब जो सल्फाइड का संयोजकता है 2 वो हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन की संयोजकता सल्फर के साथ, तो यहाँ हमारे पास समीकरण आ जाएगा H2S। ये जो सल्फर की संयोजकता है 2 वो हाइड्रोजन के साथ लिख दी है हमने, और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 वो सल्फर के साथ लिख दी है, और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है लेकिन उसे ना भी लिखेंगे तो चलता है, मतलब 1 को लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ पर है वायु की उपस्थिति में, मतलब वायु में दहन होने पर, तो वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन के सूत्र होता है O2। अब जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होता है तो जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर जल का सूत्र हो जाएगा H2O और यहाँ पर है सल्फर डाइऑक्साइड, तो प्लस में हमने कर दिया सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो समीकरण है ये असंतुलित समीकरण है, इसे हमें संतुलित करना है। तो मैं यहाँ पर एक और समीकरण लिख लेता हूँ।
अब हम इसे संतुलित करेंगे। अब देखोगे कि यह असंतुलित समीकरण कैसे है। तो ये हमारा अभिकारक कहलाता है और ये हमारा उत्पाद कहलाता है। अब यहाँ पर अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है और उत्पाद में यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 और यहाँ पर 2, टोटल 3 परमाणु संख्या है। इसलिए ये एक असंतुलित समीकरण है। अब इसे हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन को संतुलित करना होगा। तो यहाँ पर उत्पाद में जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 है और यहाँ पर 2 है, तो लेकिन मैं यहाँ पर अब 3 नहीं लगा सकता क्योंकि ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो O2 होता है। यदि मैं यहाँ पर 3 लगा दूंगा तो ये ओजोन का सूत्र बन जाएगा। तो मुझे संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे। तो अब यहाँ मैं 3 लगा दूंगा। अब ये जो 3 है, अब ऑक्सीजन की यहाँ पर परमाणु संख्या कैसे गिनेंगे, ये 3 का हम 2 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। तो अब इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पर 6 हो गई है और इधर अब 3 है, तो अब इधर भी हमें 6 करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या कर दूंगा, यहाँ पर 2 लगा दूंगा। अब ये 2 से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की यहाँ पर परमाणु संख्या 4 हो जाएगी और यहाँ पर 1 अभी 5 हो गई, अभी भी संतुलित नहीं हुआ। लेकिन ये जो 2 है ये सल्फर की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर अब सल्फर की परमाणु संख्या 2 हो गई और अभिकारक में सल्फर की परमाणु संख्या 1 है। तो अब हम इसे अभी संतुलित कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा 2। अब यहाँ पर सल्फर की परमाणु संख्या 2 हो गई और यहाँ पर भी सल्फर की परमाणु संख्या 2 हो गई। सल्फर संतुलित हो गया क्योंकि ये जो 2 है ये सल्फर की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4 हो गई। हम इस 2 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन की परमाणु संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4 आ गई और उत्पाद में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। तो अब हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तो अब इसे भी 4 करना है, तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा। अब हाइड्रोजन भी यहाँ पर संतुलित हो गया है और आप देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया है। अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 6 है और आप यहाँ पर देखोगे ये जो 2 है ये ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 और यहाँ इस 2 और 2 का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 हो जाएगी। तो 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पर, टोटल हो गई 6। मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 6 हो गई उत्पाद में और अभिकारक में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 6 हो गई। इस प्रकार सभी तत्व संतुलित हो गए हैं और ये हमारा संतुलित समीकरण बन गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट शब्द समीकरण की। तो हमारे पास समीकरण है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। हमारे पास शब्द समीकरण दिया गया है। इसे हम सबसे पहले सूत्र समीकरण में लिखेंगे और फिर उसे संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का होता है Ai और जिसकी संयोजकता 3 है। सल्फेट जिसे मूलक तत्व कहते हैं SO4 जिसकी संयोजकता 2 होती है। यह है बेरियम, बेरियम के लिए होता है Ba और जिसकी संयोजकता 2 होगी। और क्लोराइड, ये क्लोरीड होता है। मतलब जब क्लोरीन तत्व के रूप में होता है तो क्लोरीन पढ़ा जाता है और जब वो किसी तत्व के साथ जुड़ा रहता है तो क्लोराइड पढ़ा जाता है। इसलिए Cl, क्लोरीन का जो संकेत होता है Cl होता है और जिसकी संयोजकता 1 है। अब इन संयोजकता के आधार पर हम सूत्र समीकरण लिखेंगे। तो जो सल्फेट की संयोजकता होगी वो एल्यूमिनियम के साथ और जो एल्यूमिनियम की संयोजकता है वो सल्फेट के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा Al2SO4 और पावर 3। फिर है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पर बेरियम की संयोजकता 2 है तो क्लोराइड के साथ लिखी जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा बेरियम क्लोराइड। जब दोनों की अभिक्रिया होती है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड कर दिया। यहाँ पर 3 जो है वो एल्यूमिनियम की संयोजकता है इसलिए यहाँ पर 3 आया और क्लोराइड की 1 है इसलिए यहाँ पर 1 है और 1 को लिखा नहीं है। और प्लस में बन रहा है बेरियम सल्फेट तो यहाँ पर बन गया बेरियम सल्फेट और दोनों की संयोजकता सेम है इसलिए यहाँ पर नहीं लिखी गई। अब यहाँ एक असंतुलित समीकरण, इसे हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और समीकरण लिख लेता हूँ। अब ये जो ये है ये हमारा
अभिकारक कहलाता है जो क्रिया में भाग ले रहा है, और इन अभिकारकों से उत्पाद बनता है, मतलब जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, तो ये उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी यह एक संतुलित समीकरण होगा। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है इसकी परमाणु संख्या 2 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 1 है, तो हम इसे संतुलित करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा, तो यहाँ पर अब एल्यूमिनियम भी 2 हो गया और यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 हो गया। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे जो ये 2 है ये क्लोराइड की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो पहले से क्लोराइड 3 है और 2 ये आ गया, तो इसका गुणा करेंगे तो क्लोराइड हमारे पास 6 हो जाएगा। तो क्लोराइड परमाणु संख्या यहाँ पर 6 है। अब आप इधर देखोगे तो यहाँ पर क्लोराइड की परमाणु संख्या 2 है, तो अब हमें इसे भी संतुलित करना है। तो अब इसे 6 बनाने के लिए मैं यहाँ 3 से गुणा कर दूंगा, तो अब क्लोराइड भी संतुलित हो गया। यहाँ पे भी इसकी परमाणु संख्या 6 हो गई और यहाँ पे भी परमाणु संख्या 6 हो गई। लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे तो बेरियम की जो परमाणु संख्या वो 3 है, क्योंकि 3 बेरियम की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। और यहाँ उत्पाद में देखोगे तो बेरियम की जो परमाणु संख्या वो 1 है, तो अब यहाँ पर आप 3 लगा दोगे, तो बेरियम भी यहाँ पर संतुलित हो गया। और सल्फेट की यहाँ पे परमाणु संख्या 3 है, और ये जो 3 है ये इस सल्फेट मतलब सल्फेट की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है, इसलिए सल्फेट की भी परमाणु संख्या 3 है और यहाँ पर भी 3 है, इसलिए है संतुलित समीकरण बन गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट समीकरण की, और यह समीकरण इस प्रश्न का लास्ट समीकरण है। तो हमारे पास समीकरण है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। हमारे पास यहाँ पर शब्द समीकरण दिया गया है, इसे भी हमें पहले सूत्र समीकरण में लिखना है और फिर संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम इन तत्वों की संयोजकता लिखेंगे। तो यहाँ पर है पोटेशियम, और पोटेशियम का संकेत होता है K, जिसकी संयोजकता 1 होती है। और शब्द समीकरण में दिया है पोटेशियम धातु जल के साथ, मतलब यहाँ जल दिया है और जल का सूत्र होता है H2O, मतलब जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन की संयोजकता लिखेंगे, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीजन का संकेत O होगा जिसकी संयोजकता 2 होती है। और यहाँ पर दिया हाइड्रोक्साइड जो कि एक मूलक तत्व होता है जिसका संकेत OH है और जिसकी संयोजकता 1 होती है। अब हम संयोजकता के आधार पर एक समीकरण लिखेंगे जो कि असंतुलित होगा। तो यहाँ पर हमने एक असंतुलित समीकरण लिख लिया है। संतुलित समीकरण क्या होता है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर हो। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर उत्पाद में आप देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, मतलब कुल 3 हाइड्रोजन है, और अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, इसलिए एक असंतुलित समीकरण है। तो इसे हमें संतुलित करना है, तो मैं एक और समीकरण लिख लेता हूँ। आपको इसी समीकरण को संतुलित करना है, बस मैंने आपको समझाने के लिए एक दूसरा समीकरण लिख लिया है ताकि आपको असंतुलित और संतुलित समीकरण में डिफरेंट पता चल सके। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 3 है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4 हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन इस 2 और इस 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। और हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो इस प्रकार से निकाली जाती है। तो हाइड्रोजन की यहाँ पर परमाणु संख्या 2 और 2 4 हो गए। अब उत्पाद में जो परमाणु संख्या थी हाइड्रोजन की वो 3 थी, तो यहाँ पे भी हमें 4 करना होगा, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा 2। तो आप देखोगे कि ये जो 2 है ये इस हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है, और यहाँ ये जो 2 है वो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 हो गई, और यहाँ पर आप देखोगे ये जो 2 है ये इस ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर भी परमाणु संख्या 2 हो गई, इसलिए यहाँ भी संतुलित है और हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। यहाँ पर 2 और 2 4। अब यहाँ पर देखोगे आप पोटेशियम की जो परमाणु संख्या है ये 2 हो गई है, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम की जो परमाणु संख्या वो 1 है, इसलिए हमें इसे भी संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो यहाँ हम कर देंगे 2। इस प्रकार असंतुलित समीकरण से यहाँ संतुलित समीकरण बन गया है। आई होप कि यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना। अब हम सीख गए
कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।